आज हम शुरू करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस में सीक्वेंस। इससे पहले हमने सेट थ्योरी, काउंटेबिलिटी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। तो आज से हम शुरू करेंगे सीक्वेंस। ठीक है, आज की वीडियो में हम थोड़ा बेसिक पढ़ लेंगे, मतलब आपको समझ में आ जाएगी कि सीक्वेंस एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सीक्वेंस? अ फंक्शन फ्रॉम n to r डिफाइंस अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अब पहली बात कि जो कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जो फंक्शन होता है वो सीक्वेंस, मतलब दोनों चीज़ें सेम होती है कि फंक्शन और सीक्वेंस सेम होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। कि जो फंक्शन होता है, जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, डिफाइन होती है। अ फंक्शन फ्रॉम n to r डिफाइंस अ सीक्वेंस। फंक्शन के थ्रू हम सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं, ना कि फंक्शन और सीक्वेंस सेम होती है। ठीक है, तो इसको हम सीक्वेंस कब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि व्हेन द इमेजेस आर अरेंज्ड इन द नेचुरल ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब कि जैसे कि ये सीक्वेंस फंक्शन है f इज डिट n to r। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारी डोमेन है और r अगर हमारी रेंज है। ठीक है, r रेंज है, तो जो ये सीक्वेंस बनेगी वो रियल नंबर की सीक्वेंस बनेगी। कब? जब इमेजेस जो है, इसकी इमेजेस कैसे लिखते हैं हम, ऐसे ही लिखते हैं f1, मतलब डोमेन हमारी नेचुरल नंबर है तो मैं 1 रखूँगी तो f1 इमेज आएगी, 2 रखूँगी तो f2 इमेज आएगी, 3 रखा तो f3 इमेज। तो ये सारी इमेजेस आई। तो अब इसको मैंने क्या करा, इनकी इमेजेस को मैंने नेचुरल ऑर्डर में ऑर्डर कर दी है ना, लिख दी, अरेंज कर दी। तो ये जो ऐसे जब हम नेचुरल ऑर्डर में नेचुरल नंबर्स को अरेंज कर दें तो क्या होता है, वो सीक्वेंस होती है। जैसे कि और एक बात याद रखिएगा कि मैंने बोला है कि जो इसकी टर्म्स हैं उसको नेचुरली ऑर्डर किया है, इसकी वैल्यूज़ को नहीं। इनकी जो वैल्यूज़ होगी टर्म की, जो यहाँ पर ये टर्म की वैल्यूज़ है, ये ऐसे भी आ सकती है 1 0 -1 2 3 -2, ऐसे कुछ भी आ सकती है। ठीक है, ये लेकिन मैंने इसकी जो टर्म्स है वो तो इस तरीके से प्लेस हो गई। A1 ये मतलब फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये ऐसे करके आ गई। मतलब मैंने इसकी टर्म्स को क्या करा, नेचुरल ऑर्डर में प्लेस कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, सीक्वेंस सिर्फ एक अरेंजमेंट है नेचुरल ऑर्डर में। जब हम किसी सेट के एलिमेंट्स को या फिर किसी फंक्शन की वैल्यूज़ को जब हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, फंक्शन की वैल्यूज़ का नहीं, फंक्शन की टर्म्स को, तो वो सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो जो ये सीक्वेंस है fn, इसको इस तरीके से लिखेंगे fn को, मतलब fn मतलब कि इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, f1 f2, ये सारे एलिमेंट्स हैं सीक्वेंस के। मतलब कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसको इस तरीके से डिनोट किया जा रहा है। तो इसको में हम ऐसे भी लिख सकते हैं an, और इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन। ठीक है, A1 मतलब कि फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। और हाँ, एक बात और कि जो हम सीक्वेंस लिखते हैं तो उसको हमेशा ऐसे ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, तभी वो सीक्वेंस पढ़ी जाएगी। अगर मैं सिंपल ऐसे AN लिख दूँ तो वो ये जो है ये सीक्वेंस नहीं है, ये क्या है, nth टर्म है। ठीक है, ये क्या होगी, इस सीक्वेंस AN की nth टर्म होगी। मतलब कि अगर मैं ऐसे लिखूँ A3 क्या होगी, थर्ड टर्म होगी। ठीक है, और अगर मैं किसी AN इक्वल्स टू सपोज ऐसे लिखा अल्फ़ा, जो कि R में बिलोंग कर रहा है, AN इक्वल्स टू अल्फ़ा बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा क्या है, उस nth टर्म की वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे सीक्वेंस लिखूँ 1 2 -1 0 एंड सो ऑन, ये हमारी सीक्वेंस है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, सेकेंड टर्म क्या है, 2 है, थर्ड टर्म क्या है, -1 है, फोर्थ टर्म क्या है, 0 है। तो अगर मैं लिखूँ A4 क्या है, यहाँ पर 0 है, तो फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है, 0 है। ये हो गया हमारा सीक्वेंस का डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रेंज क्या होती है। रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या होती है, रेंज ऑफ सीक्वेंस। अब देखो, अभी हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो उस फंक्शन की कोई ना कोई रेंज होगी ज़रूर, फंक्शन है तो रेंज होगी। तो जो उस रेंज फंक्शन की रेंज होगी, जो रेंज फंक्शन की होगी वही क्या होगी, रेंज ऑफ सीक्वेंस होगी। ठीक है,
रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होगी, जो फंक्शन जो सीक्वेंस जिस फंक्शन के थ्रू डिफाइन होगी उसी फंक्शन की जो रेंज होगी वही उस सीक्वेंस की भी रेंज होगी। कैसे, एग्जांपल में बताती हूँ। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल लिया an सीक्वेंस ली -1 की पावर n, -1 की पावर n। अब देखो जब मैं यहाँ पर 1 रख रही हूँ तो इसकी 1 टर्म क्या आ रही है, -1 की पावर 1 -1, a2 कितने आया 1, a3 कितना आया -1। तो मतलब अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिखूँ तो कैसा आ रहा है, -1 1 -1 1 -1 1, ऐसे करके आ रही है ये सीक्वेंस। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस में कैसे एलिमेंट्स हैं, -1 और 1 दो टाइप के। तो इस जो ये फंक्शन की रेंज होगी वो क्या होगी, सिर्फ -1 और 1 होगी। तो ये फंक्शन की भी रेंज यही आएगी और सीक्वेंस की भी रेंज क्या होगी, यही होगी, -1 1। ठीक है, ऐसी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल जैसे मैंने लिया an इक्वल्स टू 1/n। 1/n में किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, जब मैं इसमें 1 रखा तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये क्या होंगी, इसकी रेंज होगी। ठीक है, अगर मैं an ले लेती हूँ n तो इसमें सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो वो सीक्वेंस नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये an कैसी सीक्वेंस बन गई, नेचुरल नंबर की सीक्वेंस बन गई। जैसे कि मैंने फिबोनाची का वो ले लेते हैं, an+2 इक्वल्स टू an+1 an+1 वेयर a1 इक्वल्स टू 1 और a2 इक्वल्स टू 1। फिबोनाची सीरीज आपने सुनी होगी। जैसे कि मैं a3 निकालूंगी तो वो क्या आएगा, a1 और a2 का सम, दैट इज 2। ऐसे ही करके मतलब कि ये क्या होती है, जो सीरीज होती है इसमें क्या होता है कि उसका सम होता जाता है, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 5 + 3 8, ऐसे करते करते ये जो सीक्वेंस बनेगी फिबोनाची सीरीज है। ठीक है, और ये इसकी रेंज में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अब देखो इसकी रेंज में एलिमेंट्स आएंगे 1 सिर्फ एक ही बार आएगा, लिखेंगे हम रेंज में तो एक ही बार लिखते हैं ना, उसमें 2 बार आ रहा है, बट हम यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे रेंज में। ये रेंज है 5 8, ये सब एलिमेंट्स आएंगे इसके रेंज में। और हाँ, जो सीक्वेंस होती है उसकी डिफरेंट टर्म्स की, जो डिफरेंट टर्म्स है, जैसे कि ये 2 डिफरेंट टर्म्स है a1 और a2, बट इनकी सेम वैल्यू है। तो यहाँ पर सीक्वेंस में क्या होता है, डिफरेंट टर्म्स की सेम वैल्यू पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, अभी हमने रेंज निकाली है, सीक्वेंस की रेंज क्या होती है। तो अगर आपकी जो रेंज है, इफ रेंज इज बाउंडेड, इफ रेंज ऑफ सीक्वेंस, if range of the sequence is bounded, then sequence is bounded। ठीक है, क्या बोला है कि अगर रेंज हमारी सीक्वेंस की बाउंडेड है तो वो सीक्वेंस भी कैसी होगी, बाउंडेड होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया -1 की पावर n, तो यहाँ पर रेंज इसकी क्या आई थी, -1, ये आएगी इसकी रेंज, ये रेंज आएगी। रेंज कैसी है, बाउंडेड है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस भी कैसी है, बाउंडेड है। ठीक है, और हाँ, जो सुप्रीमम हमारे रेंज के होंगे, अब इसके सुप्रीमम इन्फीमम क्या है, इसका -1 है और इसका 1 है, सुप्रीमम और इन्फीमम। ठीक है, तो जो इसके रेंज के सुप्रीमम इन्फीमम होंगे वही इसकी सीक्वेंस के भी सुप्रीमम इन्फीमम होंगे। ठीक है, जैसे कि एक और सीक्वेंस लेते हैं, बड़ी अच्छी सीक्वेंस है, ये है -3 -2 -1 0 4 2 -5, ऐसे करके जा रही है, और फिर 1 0 1 0 1 0 1 0, आगे जाके ऐसे ही हो रहा है। मतलब क्या है कि शुरू में तो कुछ भी नंबर्स आ रहे हैं, -3 -2 -1, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ हुआ, फिर अचानक इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, ऐसे करते करते आते जा रही थी। और आगे जाके क्या हुआ कि 1 0 1 0 1 0 1 0 ये हो गया। तो ये सीक्वेंस में क्या होगा, इसके सीक्वेंस की रेंज में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब ऐसे देख रहे हो तो ये क्या हो रहा है, अनबाउंडेड नज़र आ रही है, बट ये अनबाउंडेड नहीं है। इसके हम रेंज में एलिमेंट्स देखते हैं, -3 है, -2 है, -1 है,
0 है, 2 है, -5 है और 1 है। इससे अलावा इसकी रेंज में और कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि -3, -2, -1, 2, -5 ये सिर्फ एक ही बार है, और जो 1, 0 है वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम रेंज में क्या करते हैं, जो वैल्यू बार बार रिपीट होती है हम उसको एक ही बार लिखते हैं रेंज में। तो इसकी रेंज क्या है, ये है, तो इसकी रेंज में -5 यहाँ पर आएगा। तो इसके हमारे सुप्रीमम, तो ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। -5 इसकी इन्फीमम आ गई और 2 इसकी क्या आ गई, सुप्रीमम आ गई। ठीक है, तो ये वाली जो वो आ गई हमारी सीक्वेंस बाउंडेड आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। तो आज हमने सीक्वेंस पढ़ी क्या होती है, रेंज सीक्वेंस की क्या होती है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें एग्जैक्ट समझ में आएगी कि होती क्या है एग्जैक्टली। तो आज के लिए इतना ही, चलिए आगे हम मोनोटोनिसिटी और क्या बोलते हैं इवेंचुअली मोनोटोनिसिटी क्या होती है, ये सब धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।